साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 1 का मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 1/3 पार्ट यानी कि लगभग 30% प्रश्न जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश से ही पूछे जाने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश के अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो वहां से आपके प्रश्न 1/3 पार्ट जो है आपके एग्जाम का यहाँ पर मध्य प्रदेश को कवर करके पूछा जाएगा। तो एमपी की प्रैक्टिस सेट हम डेली लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके सामने आ गया है और एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस है वो अलग से चल रहा है, जिसमें हम एमपी करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्रा या फिर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए कर्मवीर जो समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का ये समाचार पत्र है जिसका नाम है कर्मवीर। आइए कुछ जानकारी देते हैं। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। प्रश्न सीधे सीधे बना है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे, आपको सही ऑप्शन लगाना था। होशंगाबाद जिले के बावई गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि रचनाएं बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, पुष्प की अभिलाषा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और परीक्षा की दृष्टि से चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वन रक्षक और एमपी पुलिस में कई बार ये रचनाएं पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश के किस भाग को प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था? भोजपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक, खजुराहो। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अमरकंटक को मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था। याद भी होगा आपको, मैकाल सुता एक नदी को भी बोला गया है। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास में अमरकंटक को मैकाल के नाम से जाना जाता था। इसे तीर्थराज या फिर तीर्थ यात्रियों के राजा के रूप में भी जाना जाता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। कुछ डीपली प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो ये प्रश्न बनेंगे। यह 3 पर्वत श्रृंखलाओं सतपुड़ा, विंध्य और मैकाल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्राचीन काल में मैकाल कहा जाता था। अमरकंटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से प्रमुख नदियां नर्मदा निकलती है, सोन, जोहिला, ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। इसमें से बोला है सही मिलान किसका है। ठीक है, यानी कि करेक्ट इसमें से कौन सा है करेक्ट। ऑप्शन है कुंवर चैन सिंह, विंध्य का शेर कहा जाता है क्या? अमृतलाल बेगड़, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है क्या? कुंजीलाल दुबे, मध्य प्रदेश के कानूनविद कहे जाते हैं। अलाउद्दीन खान, संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का कानून कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप याद कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी अगर विद्वान है तो अगर किसी भी चीज को खोलना है तो आपको कुंजी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। तो समझ लीजिए कानून एक अटैची है और उसको खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता पड़ रही है। तो मध्य प्रदेश के कानूनविद कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इनके बारे में। तो पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश के कानूनविद के रूप में जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। वे 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे थे। कौन? पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा है जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल अभी तक कभी भी नहीं रहा है? सरला ग्रेवाल, राजा नरेश चंद्र सिंह, पट्टाभी सीतारामैया या फिर पीवी दीक्षित। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राजा नरेश चंद्र जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। तो सर ये कौन थे? आइए वो भी आपको बताते हैं। तो राजा नरेश चंद्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कभी काम नहीं किया, बल्कि ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल देख लीजिए, तो 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक के लिए मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री थे और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले ये मध्य प्रदेश के थे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परधौनी नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? बैगा, भारिया, मुरिया या फिर बिरहोर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि बैगा जनजाति के द्वारा परधौनी नृत्य किया जाता है। देखिए
तो परधौनी नृत्य मुख्य रूप से बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बैगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मंडला, बालाघाट, खंडवा जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है। इस नृत्य का मुख्य विषय क्या है? तो इस नृत्य का जो मुख्य विषय होता है वो हाथी मुद्रा होता है। तो हाथी मुद्रा किससे संबंधित है? सीधे सीधे प्रश्न बनेगा तो आपको बताना है परधौनी नृत्य से संबंधित है हाथी मुद्रा, जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, याद रखिएगा, सत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व इंदौर का है। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले का जनघनत्व सबसे कम है। मध्य प्रदेश में मुरैना में सबसे कम लिंगानुपात है। या फिर मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर में है। चलिए आंसर देखते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सही आंसर है डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आपका। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर में है। कितनी है आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, चलिए अलीराजपुर में साक्षरता दर 36% मापी गई, यानी कि 100 में से 36 लोग ही ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995, 1985, 1972, 1988। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि 1972 में मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति चालू की गई थी। कुछ जानकारी देखिए, तो मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 1972 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को 30 सितंबर 2014 को मंजूरी दी गई है। इस नीति में कम से कम 20% एमएसएमई के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि एमएसएमई जो सेक्टर होता है इसमें 20% आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद में जो 80% बचता है उसको आप कहाँ पर लगाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20% आपको एमएसएमई क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2014 में नई जो नीति है औद्योगिक नीति उसमें जारी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर शुरू किया गया था? बांधवगढ़, कान्हा, मुकुंदपुर, शिवपुरी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मुकुंदपुर, उसमें जो है पहला व्हाइट टाइगर सफारी प्रारंभ की गई थी। कहां पर है मुकुंदपुर? आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में शुरू किया गया था। मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। यह विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी स्थल है। याद रखिएगा, विश्व का भी पहला व्हाइट टाइगर सफारी स्थल कौन सा है? मुकुंदपुर, सतना जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों से वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तेजस्विनी ग्रामीण योजना, लालिमा योजना, जाबाली योजना या फिर लाडली लक्ष्मी योजना। योजनाओं से बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है यानी कि जाबाली योजना जो है वो मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों से वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए चालू की गई थी। देखिए कौन सी जनजातियां हैं वे। तो मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों से वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए जाबाली योजना शुरू की गई है। यह योजना 1992-93 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के बेदिया, बांसड़ा और सांसी, इन 3 जनजातियों से वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए यह जाबाली योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पीर बुधान का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? शिवपुरी, नीमच, सागर, रीवा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि शिवपुरी में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। देखिए तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले के सांवरा इलाके में आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल अगस्त से सितंबर के महीने के मध्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला 250 वर्ष पुराना है। तो याद रखिएगा 250 वर्ष पुराना पीर बुधान का मेला शिवपुरी के सांवरा जिले में आयोजित किया जाता है अगस्त से सितंबर माह के मध्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जैव ईंधन जेट्रोफा विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? चुटका, जमागोदरानी, बांसगढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर जैव ईंधन जेट्रोफा विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया? सही आंसर सी, यानी कि बांसगढ़ी में जेट्रोफा विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला जिले के बांसगढ़ी में जैव ईंधन विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र की क्षमता 10 किलोवाट है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग कब स्थापित किया गया था? 23 मार्च 1998, 31 जनवरी 1992, 18 जनवरी 1999 या फिर 7 अगस्त 2018। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998 को स्थापित किया गया। इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। अधिनियम याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 1995 धारा 3 के तहत इसका जो है निर्माण किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है, दीवानी अदालत, जिसमें एक दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं। देखिए वैधानिक निकाय क्या होता है? तो ऐसा निकाय जिसमें कि पूरी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, दीवानी अदालत की शक्तियां भी इनको प्रदान की जाती हैं, वे सभी वैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो राज्य महिला आयोग है यह भी आपका एक तरह का वैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कानूनी रूप से जिसको प्रदान की जाती हैं शक्तियाँ। पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कलुमार चोटी है। ऑप्शन बी है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन डी है दोनों सत्य हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों असत्य हैं। तो सर सत्य आंसर क्या होगा इसका? आइए आंसर देख लेते हैं कि क्या इसका सत्य आंसर होगा। दोनों कथन असत्य हैं। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कलुमार चोटी है, तो याद रखिएगा इनने अल्टरनेट कर दिया है। तो जो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कलुमार की चोटी है जिसकी ऊंचाई 752 है। वहीं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, तो बस अल्टरनेट कर दिया, इन्हें चेंज कर दिया एक दूसरे को, बाकी सही होता। इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और सही आंसर है कलुमार चोटी जो कि विंध्य की है 752 और सतपुड़ा चोटी जो कि धूपगढ़ चोटी है 1350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना गांव के प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है? प्रवासी श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो बाहर जाकर के यानी अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के कमाई करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वावलंबन योजना, जीवन धारा योजना या फिर नवजीवन योजना, कौन सी योजना प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो नवजीवन योजना है वो प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो नवजीवन योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य उन गांव में रहने वाले लोगों की मदद करना है जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो उनको गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो गाँव में ही रह करके अपनी रोजी रोटी कमा सकें और शहरों की ओर पलायन ना कर सकें। इससे क्या होगा? इससे जो बैलेंस बना रहेगा, शहरों में जितने लोग रहने चाहिए उतने शहरों में रहेंगे, गाँव में जितने रहने चाहिए उतने गाँव में रहेंगे। बैलेंस बनाने के लिए नवजीवन योजना की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य क्या है? आपके कृषि के कुछ प्रश्न यहाँ पर, एग्रीकल्चर के कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का आयात करना, बीजों के विषय में शोध करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना या फिर उच्च गुणवत्ता वाले बीज निर्यात करना, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। देखिए कुछ जानकारी, तो बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई। अधिनियम याद रखिएगा 1966 की धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है किसानों को। तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का 1966 की धारा 8 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का क्या कार्य है? किसानों को सूचना प्रदान करना, किसानों के उत्पादों की बिक्री करना, खेती के लिए जरूरी सामग्री आपूर्ति करना या फिर फोन पर प्रत्येक किसान की अच्छी तरह से पूछताछ करना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि किसानों को सूचना प्रदान करना किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य कृषि समुदाय को सेवाएं और सूचना प्रदान करना तथा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। मान लीजिए किसी किसान की फसल में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ कीड़े वीड़े लग रहे हैं, तो फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर सकते हैं किसान कॉल सेंटर पर या फिर फोन लगा सकते हैं किसान कॉल सेंटर को, अपनी परेशानी बताएंगे और त्वरित उसकी जो है यहाँ पर समाधान किया जाएगा समस्याओं का किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात कितना है, यानी कितने कितने पैसे तीनों लोग देंगे जो है अनुपात पूछा गया है। 1:2:1, 2:1:1, 1:1:2 या फिर 2:2:2। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 2:1:1 के जो अनुपात में यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। आइए जानकारी आपको देते हैं। तो बाढ़ सागर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के शीर्ष कार्यों के निर्माण के लिए क्रमशः 2:1:1 में वित्तीय सहायता स्वीकार किया गया, यानी कि दो भाग मध्य प्रदेश देगा, एक भाग उत्तर प्रदेश और एक भाग जो है बिहार देगा। सर मध्य प्रदेश 2 भाग क्यों देगा? क्योंकि इस योजना की नोडल एजेंसी जो है वो मध्य प्रदेश में ही बनाई गई है। ठीक है, तो 2:1:1 बाढ़ सागर परियोजना ये रेशियो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का शहरी लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना के प्रश्न को भी हमने यहाँ पर कवर किया। अगले 2 प्रश्न आपको जनगणना के देखने को मिलने वाले हैं। 930:1000, 936:1000, 918:1000, 917:1000। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, शहरी लिंगानुपात की बात की जा रही है, यानी शहरों में क्या रेशियो है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 918:1000 जो है वो यहाँ पर शहरी लिंगानुपात है। तो तीनों देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 936 जो है वो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। सर शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात जो है वो 918 है। सर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 936 जो है वो ग्रामीण लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा आपको सामने जो है आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है? बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या फिर उपरोक्त में से सभी जगह। अभ्रक एक प्रकार की धातु होती है, तो सही आंसर है डी, यानी कि सभी जगह पर अभ्रक पाया जाता है। कौन कौन सी जगह, आइए देख लेते हैं। अभ्रक परतदार व चमकीला खनिज है जो मध्य प्रदेश में मुख्यतः बालाघाट में पाया जाता है। साथ ही साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शहडोल, सीधी आदि जिलों में भी आपका जो है अभ्रक पाया जाता है। एक प्रकार की चमकीली परतदार धातु होती है। देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956, 1962, 1972 या फिर 1979? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। देखिए, तो मध्य प्रदेश में मुख्य और गौण खनिजों के उत्खनन के विपणन, खोज एवं संवर्धन, धातु में परिवर्तित करने हेतु मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। तो यहाँ पर खोज कैसे करनी है, उसका उत्खनन करना है, उसका निर्माण करना है, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो ये आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे, यहाँ पर समाप्त होते हैं। 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, नर्मदा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, नर्मदा पुत्र के रूप में किन्हें जाना जाता है? हालांकि इनका देहांत हो गया है, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा, नर्मदा पुत्र। बाकी आपको बता दें, रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर के 5 प्रश्न, डेली करंट अफेयर के 10 प्रश्न और स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न और अवार्ड्स डिस्कस, एक अवार्ड डिस्कस भी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। आज हमने यहाँ पर जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 को डिस्कस किया है, पूरी जानकारी दी है, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, अब तक कितने जिलों के कितने लोगों को दिया जा चुका है, सारी जानकारी डिटेल में हमने आपको दी है। तो जरूर देखिएगा, आज की करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बाकी अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कीजिए, आपको टेलीग्राम ऐप पर देखने को मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दी है। बाकी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो, दोपहर में 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और जल्दी एक हम रैपिड फायर लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कौन कौन से नए यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाए गए हैं, या फिर और जो नई चीज़ें हैं जो आपके करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है, MPPSC के लिए। बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं, एक रैपिड फायर सेशन होगा जिसमें ओनली टिक मार्क आपको बताते चलेंगे और आपको सारी चीज़ें याद होती चलेंगी। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।